brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अजीब कश्मकश है आज की कहानी। लास्ट वीक मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और साथ में एक लाइन बोला था। हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार, 7 अक्टूबर की तारीख थी और दिन था मंगलवार। दोपहर का वक्त था और उसी दोपहर के वक्त में उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को चंडीगढ़ के अपने घर के अंदर गोली मारी थी। 8 पन्नों का फाइनल नोट छोड़ा था और 1 पन्ने का एक विल वसीयत। आज 8वां दिन है। अभी पूरन कुमार की डेड बॉडी, उनका शव, उनकी लाश चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में पोस्टमार्टम के इंतज़ार में है, क्योंकि फैमिली की शर्त ये है कि पहले हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को गिरफ्तार किया जाए। ठीक 7 दिन बाद, वो 7 अक्टूबर की तारीख थी जब पूरन कुमार की मौत हुई। आज 14 अक्टूबर है, 7 दिन बीत गए और इत्तेफाक की बात यह है कि आज भी मंगलवार है, यानी ट्यूसडे। हरियाणा पुलिस के 2 अफसरों ने 2 मंगलवार के दिन दोनों ने अपनी जान दी। पहले आईपीएस अफसर और अब एक एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार, जो रोहतक में वहाँ के साइबर सेल में पोस्टेड थे। अब ये अजीब इत्तेफाक है कि 2 लगातार मंगलवार को हरियाणा के 2 पुलिस अफसर एक एक कर अपनी जान देते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं इत्तेफाक है या सिमिलरिटी है, लेकिन पूरी कहानी आपको सुनाऊं जो मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि अजीब कश्मकश है। बचपन से यह सुनता पढ़ता आया हूँ कि मरने वाला शख्स झूठ नहीं बोलता है। कई जगह पढ़ी मैंने, कई बार इसी क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे पुलिस अफसर, वकील, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा, कई ऐसे केसेस सामने आए। लेकिन आज मैं खुद कश्मकश में इसलिए हूँ कि 2 ट्यूसडे, 7 दिन का फासला, 2 मौत, दोनों ही हरियाणा पुलिस से जुड़े हुए और दोनों ही आखिरी वक्त में अपनी बात कहते हैं। एक 8 पन्नों के फाइनल नोट के ज़रिए, दूसरा 4 पन्नों के फाइनल नोट के ज़रिए और साथ में एक लास्ट वीडियो स्टेटमेंट। अब अगर मैं उसी पर आ जाऊं कि मरने वाला शख्स झूठ नहीं बोलता, तो यहां फैसला करना बड़ा मुश्किल काम है कि क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं। इसलिए ये मुश्किल है कि एक अफसर ने 8 पन्ने में अपनी जो कहानी लिखी, उसमें 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम लिखे और बताया कि किस तरीके से उसे परेशान किया गया, उन्हें तंग किया गया, उनकी कास्ट को लेकर तंग किया गया, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। और दूसरा पुलिस अफसर है जो 4 पन्नों में अपनी कहानी लिख रहा है और साथ में एक वीडियो स्टेटमेंट दे रहा है और कह रहा है कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। 2 शख्स जो दोनों अब इस दुनिया में नहीं और दोनों मरने से पहले फाइनल नोट लिखते हैं, एक वीडियो भी बनाता है और दोनों ये कह रहे हैं कि, या दोनों के बयान कह रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इन दोनों मौत ने एक सवाल पैदा कर दिया कि इनमें से क्या दोनों सच बोल रहे हैं, या फिर मरते वक्त भी आदमी झूठ बोल सकता है, क्योंकि ये केस ही ऐसा हो गया। सबसे पहले इस सेकंड लगातार ट्यूसडे को हरियाणा पुलिस को कैसे एक सेटबैक, एक धक्का लगा संदीप कुमार एएसआई की मौत से। संदीप कुमार रोहतक में साइबर सेल में पोस्टेड थे, जींद के रहने वाले। आज दोपहर करीब 1 बजे उनके मामा का एक घर, उस घर के आसपास खेत, और वो अक्सर अपने मामा के घर पे जाते थे रहने के लिए। किसी किसान को अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। किसान भाग कर गया, देखा तो एएसआई संदीप कुमार की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। फौरन पुलिस को खबर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से 4 पन्नों का फाइनल नोट लिखा। कमाल की बात यह है कि जो आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपना आखिरी मौत से पहले 8 पन्ने लिखे थे, उसका हेडिंग, उन्वान या वो जो लिखा था उन्होंने, वो फाइनल नोट था। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब एएसआई संदीप कुमार ने भी मरने से पहले जो नोट लिखा, उसके ऊपर भी उन्होंने हेडिंग यही लिखी, फाइनल नोट। यही लिखा हुआ है उनके इस नोट पर, फाइनल नोट।
ये फाइनल नोट उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी में लिखी है, बाकी सारी चीज़ें हिंदी में हैं। तो आईपीएस अफसर पूरन कुमार की मौत से पहले का आखिरी खत फाइनल नोट, और एएसआई संदीप कुमार की मौत से पहले लिखा गया आखिरी जो फाइनल नोट, दोनों की हेडिंग सेम। तो खैर, पुलिस ने ये 4 पन्नों का नोट बरामद किया। इसके बाद उनके मोबाइल से एक वीडियो मिला और इस वीडियो में उन्होंने अपनी सारी बात कही। ये पूरा इसलिए भी कश्मकश कह रहा हूं कि इकलौता ऐसा फाइनल नोट या एक मौत की ऐसी कहानी है, आमतौर पर जब कोई शख्स मरता है, अपनी जान लेता है, तो बहुत सारी वजह होती हैं, बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मैं इससे दुखी था, मैं इससे परेशान था, मैंने इसलिए किया। लेकिन संदीप कुमार के फाइनल नोट में या उनके उस लास्ट वीडियो स्टेटमेंट में डायरेक्ट कहीं ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है, उन्हें कोई तंग कर रहा है, उन्हें कोई टॉर्चर कर रहा है, उन्हें उनके सीनियर परेशान कर रहे हैं, कहीं इस बात का जिक्र है ना उन्होंने वीडियो में किया ना स्टेटमेंट में किया। तो फिर क्या था? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भगत सिंह के भक्त हैं और चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, और जो आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की मौत के बाद सारी बातें हो रही हैं वो सब झूठ है। उन्होंने अपनी मौत के लिए सीधे सीधे वाई पूरन कुमार और उनकी फैमिली को कहा कि ये लोग, इनकी संपत्ति, इनकी सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। मतलब आईपीएस अफसर अपनी मौत के लिए 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों को उनकी परेशानी, उनको तंग किया जा रहा, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, ये सारी बातें कहते हैं। लेकिन एक एएसआई जब अपनी जान दे रहा है तो वो फाइनल नोट में और सुसाइड से पहले के उस वीडियो में कहीं कोई शिकायत नहीं है, बस उसकी एक ही शिकायत है कि वो ईमानदारी से लड़ा, और आखिर में वो ये भी कहता है कि अलविदा, अब अगले जन्म में आऊँगा और तब भी ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। पूरी कहानी सुनाऊँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो जो आखिरी वीडियो है एएसआई संदीप कुमार का, वो आपको सुनाऊँ। तो पूरा वीडियो आपके सामने है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफ़र के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहाँ पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज़ कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तमाड़ की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थाम और टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या झाई तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी घराली आई है भाई, होगा इसका साड़ा भाई मिल ले भाई, हो गए भाई। आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहाँ पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज़ तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना
एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर नए उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। तो भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ाएंगे भाई, आगे अफसर आदि सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल और केवल भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जड़ा मुगी, तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ कर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति का नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे टीएचसी वहाँ से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुँचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रह गया, कहते इन पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जाग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फ़ख्र, मैं अपने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज़ करने लग रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूँ नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूँगा ना किसी बात पे, मैं हमारे हर एक चीज़ सामना करूँगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये ज़रूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है। ये देश वो भगत सिंह पर के कुर्बान होकर चले गए नू है, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमिया खातर लड़के हैं, किन आदमिया खातर लड़के, पूर्ण कुमार पर के आदमिया खातर, इसकी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज़ का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा ना, पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आवांगे जब भी इसी लड़ाई लड़ाएंगे भाई। तो ये संदीप कुमार का वो लास्ट वीडियो है जो उन्होंने मरने से पहले रिकॉर्ड किया। हालांकि रोहतक पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की और इस वीडियो की भी फॉरेंसिक पहले जांच कराएगी कि ये सही है कि गलत है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ भी एक और चीज़ हुई जो सेम IPS अफसर पूरन कुमार के साथ हो रही है। वो ये कि जो गांव वाले और रिश्तेदार हैं, वो संदीप कुमार की मौत के बाद उनकी बॉडी को पुलिस को सौंपने या पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बजाय अपने साथ उठाकर गांव ले गए और उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को बॉडी नहीं देंगे। अब पुलिस वाले उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ भी दोनों सिमिलरिटी देखिए कि वहाँ पिछले 7 बल्कि आज 8वां दिन है, IPS अफसर की लाश अब भी मॉर्चरी में रखी है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा क्योंकि फैमिली इजाज़त नहीं दे रही। यहाँ भी ASI संदीप कुमार की मौत के बाद फैमिली और बाकी लोग बॉडी अपने साथ ले गए और पुलिस को नहीं दे रहे। अब पुलिस उन्हें मनाएगी। हालांकि इस बीच में हुआ ये कि कल रात यानी मंडे की लेट नाइट हरियाणा सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी कर जो मांग थी
पूरन कुमार की फैमिली की कि डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को हटाया जाए और अरेस्ट किया जाए, उसमें से एक आधी मांग मान ली। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह को एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। कितने दिन की ये लेटर में नहीं है, लेकिन जो लेटर जारी किया गया उसमें कहा गया कि उन्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह, उन्हें हरियाणा का नया एक्टिंग डीजीपी बनाया गया है। ओम प्रकाश को आप लोग शायद जानते हो, सुशांत सिंह राजपूत के ये जीजा लगते हैं। जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी तब ओम प्रकाश गुरुग्राम के कमिश्नर हुआ करते थे। तो फिलहाल वो हरियाणा के एक्टिंग डीजीपी बनाए गए हैं। शत्रुजीत सिंह जो डीजीपी थे उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। जो रोहतक के एसपी थे नरेंद्र बिजरानिया, उन्हें ऑलरेडी वहाँ से हटा दिया गया, नई पोस्टिंग का भी खुलासा नहीं हुआ। तो ये तो अपडेट ये हुआ। लेकिन इसी बीच में आज मंगलवार दोपहर 1 बजे जब एएसआई की मौत की खबर आई तो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पहले सिमिलरिटी देखिए, 7 अक्टूबर को आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के अपने घर में खुद को गोली मारी थी। 7 दिन बाद उसी मंगलवार को एएसआई संदीप कुमार ने जींद के पास रोहतक में अपने मामा के घर में खुद को गोली मारी। आईपीएस अफसर ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। एएसआई संदीप कुमार ने भी अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। आईपीएस अफसर ने 8 पन्नों का नोट लिखा फाइनल, एएसआई ने 4 पन्नों का नोट लिखा। आईपीएस अफसर ने पन्ने जो नोट लिखे उस फाइनल नोट, उसका नाम ही दिया था फाइनल नोट। एएसआई ने भी उसका नाम दिया फाइनल नोट। बस फर्क इतना था कि इन्होंने एक अलग से वीडियो भी बनाया। उधर पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ, इधर भी घर वाले लाश ले गए और पुलिस को सौंपने से इनकार कर रहे हैं। ये तो सारी चीज़ें एक तरफ हुई। अब वीडियो आपने सुना, इस पूरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 2 चीज़ें इसमें साफ है। एक कि जो एसपी नरेंद्र बिजरानिया, जिन्होंने 6 अक्टूबर को जिनके कहने पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको एएसआई संदीप कुमार एक ईमानदार अफसर बता रहे हैं। इसके अलावा जिन डीजीपी को लेकर अभी गिरफ्तारी की मांग हो रही है आईपीएस पूरन कुमार की फैमिली की तरफ से, उन डीजीपी को भी एएसआई ने मरने से पहले एक ईमानदार अफसर बताया। और यहाँ पूरन कुमार ने जो अपने नोट में लिखा था 15 आईएएस और आईपीएस अफसर और उनके खिलाफ प्रताड़ित करना, परेशान करना, उनके कास्ट को लेकर तंग करना, यहाँ उसके उलट एएसआई संदीप कुमार लिखते हैं कि वो खुद करप्ट थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों से पैसे लिए, उनके स्टाफ पैसे लेते थे। सुशील जो उनका गनमैन था उसने पैसे लिए। तो वो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरन कुमार पर। लेकिन इस सुसाइड नोट से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो डायरेक्ट कहीं से भी इस केस में उलझा हुआ नहीं है, उसे तंग किया जा रहा है, वो सिर्फ सच्चाई लाने के लिए मतलब ऐसा कदम उठाए। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ है। क्योंकि पूरा नोट पढ़ लीजिए, पूरे वीडियो को देख लीजिए, उसमें अपने बारे में कि मैं किसी चीज़ से मुझे तंग किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, सीनियर जूनियर अफसरों की तरफ से नहीं, यहाँ तक कि आईपीएस पूरन कुमार का नाम लेकर भी कि उसे तंग किया गया, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि जो नोट है फाइनल नोट, उसमें भी कहीं नहीं है। फाइनल नोट की असल कॉपी तो ये रही, लेकिन ये नोट में क्या लिखा है, वीडियो तो आपने सुन लिया। मैं इस फाइनल नोट को भी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो मरने से पहले संदीप कुमार ने लिखा है। इसमें वो लिखते हैं, संदीप कुमार सन ऑफ दयानंद, गांव जुलाना, जींद। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई का साथ दिया। मुझे सच्चा और नेक आदमी बहुत पसंद है। मेरे दादाजी और छोटे दादाजी देश के लिए लड़े, सेना में रहे। छोटे दादाजी ने 7 साल बर्मा में देश की लड़ाई में कैद भी रहे। मेरी रगों में देशभक्ति है। देश और समाज से बड़ा कोई नहीं है। मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि जो कुर्बानी उन्होंने देश को आज़ाद कराने में दी वो एक लीजेंड थे। अगर भगत सिंह जैसे न होते तो क्या देश आज़ाद होता? वो भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे, हमारी नस्लों को प्रेरणा देते रहे। पर आज समाज में एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार और जातिवाद। हमें सच्चाई और आदर्श में बाधित करते हैं। हरियाणा में आईएएस अधिकारी व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करते हैं, परंतु बीजेपी की सरकार में कुछ ईमानदार अफसर थे जिन्होंने कुछ हद तक भ्रष्टाचार के लगाम लगा दी। जो डीजीपी साहब ईमानदार और निडर व्यक्ति हैं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई मुझे माहौल में ढलने में, पर मेरा मन हमेशा सत्य के साथ था और रहेगा। हम अपराध पर लगाम लगाने में बहुत ज़्यादा प्रयास किए और काफ़ी हद तक बहुत अफसरों का सहयोग भी मिला, अच्छा मार्गदर्शन मिला, सही के लिए प्रेरित किया। परंतु आईजी पूरन कुमार का तबादला रोहतक रेंज में होते ही उन्होंने भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों की तैनाती आईजी ऑफिस में कर दी
और ईमानदार और कर्मठ का तबादला करा दिया और जातिवाद का जहर हमारे मुलाजिमों में घोला और मुलाजिमों को आईजी ऑफिस में बुलाकर फाइलों के नाम पर डराकर उनसे पैसे लिए और बिना शिकायत के रोहतक रेंज से फाइलें मंगाकर उनमें छोटी मोटी कमियां निकाल कर उन्हें मेंटली टॉर्चर करके उनसे एसआई सुनील और गनमैन सुशील पैसे ऐंठते थे और महिला पुलिस को ऑफिस में बुलाकर ट्रांसफ़र के नाम पर परेशान करके यौन शोषण किया गया और सामान्य नागरिकों को व्यापारियों को बुलाकर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया और मोटी रिश्वत ऐंठी गई और अपराध को बढ़ावा ही नहीं दिया गया, बल्कि जो जुल्म की पराकाष्ठा की है और कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो बता देता मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मेरी घरवाली तो आईएएस है और साला एमएलए और पूरी फैमिली एससी आयोग में है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। शायद यहीं से आईजी पूरन कुमार को भ्रष्टाचार करने की ताकत मिलती थी और दबाकर भ्रष्टाचार किया, परंतु उच्च अधिकारियों और सीएम की जानकारी में ये आने पर इनका ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें ट्रांसफ़र के बाद एक व्यापारी व्यक्ति जिसे बदमाशों और गुंडों द्वारा पहले ही धमकी दी गई थी को अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया, माँ बहन की गालियाँ दी और उनके ऑफिस में जाकर गनमैन सुशील कुमार ने पैसे लिए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग पेश करके जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और आईजी साहब का केस में नाम आने पर उन्होंने जातिगत आयोग का सहारा और राजनीतिक रंग देने के लिए झूठा सुसाइड नोट तैयार करके आत्महत्या की, जिसके बारे में केवल वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कदम उठाया और आईएएस लॉबी ईमानदार अफसरों को टारगेट करने का मौका मिल गया। पूरे हरियाणा में जातिगत जहर घोलकर ईमानदार और कर्मठ व्यक्तियों अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परंतु ये सच्चाई और ईमानदारी की भ्रष्टाचार से लड़ाई है। इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। आईएएस पत्नी अपना भ्रष्टाचार न उजागर हो, संपत्ति की जांच न हो, ये ढोंग कर रही हैं, परंतु सच्चाई नहीं हारनी चाहिए। ये हमारे देश और समाज के लिए आगे बढ़ने में बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, हमारे समाज के काले और भ्रष्टाचारी अधिकारी अब इस लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश में हैं, परंतु ये भूल गए कि हमारी रगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। मेरे जैसी 100 जाने कुर्बान, देश नहीं झुकेगा और सच्चाई की जीत होगी और इस सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई में मैं मेरी पहली आहुति। ये इसके बाद 2 लाइन और थी कि अलविदा, मिलेंगे अगले जन्म में, लेकिन अगले जन्म में भी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये पूरा नोट है, वीडियो आपको पहले सुना चुका और इस फाइनल नोट में कहीं भी डायरेक्ट संदीप कुमार ने ये नहीं कहा कि उन्हें कोई तंग कर रहा है, उन्हें कोई परेशान कर रहा है। उन्होंने सीधे सीधे ये सारी बातें आईपीएस अफसर पूरन कुमार की मौत के बाद जो हो रहा है उसको लेकर किया। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे मुद्दे पर एक शख्स जो डायरेक्ट कहीं से भी नहीं जुड़ा हुआ है या उसको उस तरीके से परेशान नहीं किया गया, ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? ये वाकई अपने आप में सवाल है। हालांकि ये नोट है, रोहतक पुलिस का कहना है कि इसकी भी फॉरेंसिक पहले जांच होगी, हैंडराइटिंग मिलाई जाएगी और तब ऑफिशियली माना जाएगा कि ये एएसआई संदीप कुमार के हाथ की लिखावट है। जैसे जो वीडियो लास्ट में इससे पहले आपने देखा, उसकी भी फॉरेंसिक जांच होगी। लेकिन इस पूरे मामले ने और 2 मंगलवार और 2 मौत ने एक नया मोड़ दे दिया इस पूरी कहानी को। आईपीएस पूरन कुमार की मौत के बाद फैमिली लगातार ये मांग कर रही है कि फाइनल नोट में जिन 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, खासतौर पर डीजीपी और हरियाणा और रोहतक के एसपी को। अब एएसआई संदीप कुमार की मौत के बाद यही सवाल है कि क्या एएसआई संदीप कुमार की मौत के बाद भी ऐसी कोई एफआईआर दर्ज होगी? क्या खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला इस केस में बनेगा? क्योंकि इस पूरे नोट में कहीं उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है कि वो किसी की वजह से अपनी जान देने जा रहे हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, जाति का, लेकिन क्या कानून के जानकार इसको भी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला मानेंगे? और अगर मानेंगे तो फिर इस एफआईआर में किनका नाम होगा? क्योंकि पूरन कुमार अब इस दुनिया में है नहीं, तो क्या उनके परिवार का? एक परिवार ऑलरेडी पूरन कुमार के एफआईआर में नाम शामिल करने की मांग कर रही है और 1 हफ्ते के अंदर एक दूसरे पुलिस अफसर की मौत, और इस मौत के बाद क्या एफआईआर में वो नाम शामिल होंगे? इससे आने वाले दिनों में जो होगा उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। संदीप कुमार, आपको याद होगा रोहतक में 6 अक्टूबर को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जो सुशील कुमार पर्सनल स्टाफ थे आईपीएस अफसर पूरन कुमार के, तब वो रोहतक रेंज के आईजी थे, और एक शराब के कारोबारी परवीन बंसल ने इल्ज़ाम लगाया था कि आईजी ऑफिस से हर महीने 2.5 लाख रुपए उनसे मांगा जा रहा है और उसकी बातचीत सुशील कर रहा है आईजी साहब के बिहाफ पर।
और इसी मामले में 6 अक्टूबर को, हालांकि ये जून का मामला था, लेकिन 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई और उसी दिन 6 अक्टूबर को सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील को गिरफ्तार कर ले जाने वाली पुलिस की टीम में ये एएसआई संदीप कुमार भी शामिल थे। संदीप कुमार वहाँ के साइबर सेल में पोस्टेड थे, लेकिन इस केस से जुड़े हुए चूँकि सीसीटीवी फुटेज, वॉइस रिकॉर्डिंग, बाकी लैपटॉप और सारी चीज़ों की भी जांच होनी थी, तो कहीं ना कहीं जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें सुशील कुमार को भेजा गया और जिस एफआईआर में पूरन कुमार का नाम था आईपीएस, तो ये मानकर चलिए कि उसी एफआईआर के आधार पर जो रोहतक पुलिस की टीम, जो जांच टीम, इंक्वायरी टीम बनी और जो इस टीम जांच में शामिल थी, उनमें एक पुलिस अफसर थे एएसआई संदीप कुमार। यानी कहीं ना कहीं आईपीएस पूरन कुमार की मौत से जुड़ा जो मामला था, उसकी इंक्वायरी वाली जो टीम थी, उसका एक हिस्सा थे पूरन कुमार। उस एफआईआर को लेकर जो गिरफ्तारी हुई और फिर आगे जो जांच होनी थी, उस जांच का हिस्सा थे पूरन कुमार। और वही एएसआई पूरन कुमार अब खुद अचानक ठीक मंगलवार के दिन, लगभग वही समय, लगभग वही तरीका, सर्विस रिवॉल्वर, लगभग वैसे ही नोट और लगभग वही नोट का हेडिंग फाइनल नोट लिखकर अपनी जान देते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में वो नाम सीधे सीधे उन्हीं आईपीएस पूरन कुमार कर लेते हैं। अब इन दो मौतों से दोनों कहानी जुदा हो गई है। अब तक पूरन कुमार की मौत को लेकर जो सब कुछ चल रहा है, एफआईआर और गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। अब इस एएसआई संदीप कुमार की मौत, उनके फाइनल नोट और इस वीडियो वाले स्टेटमेंट के बाद ये कहानी थोड़ी सी बदली है। अब इसमें हरियाणा की सरकार इन दोनों केस को कैसे हैंडल करती, क्योंकि याद रखिए दोनों केस एक दूसरे से मिले हुए, क्योंकि जड़ में जो चीज़ जोड़ती है इन दो मौतों को, वो 6 अक्टूबर का रोहतक में दर्ज 6 अक्टूबर की वो एफआईआर है। जिस एफआईआर में सुशील की गिरफ्तारी हुई और फिर शायद अगर जांच होती और पूरन कुमार को ये था कि एफआईआर में नाम है, तो अगर एक को जिस इल्ज़ाम में पकड़ा गया और उसके तार उन तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हें भी कहीं गिरफ्तारी का डर था। और उन्होंने ये मेंशन भी किया कि उन्हें झूठे केस में फंसाकर, मुकदमे में फंसाकर, उलझाकर बदनाम किया जा सकता है। और यहाँ भी ऐसा ही लिख रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से अपनी जान दे दी। तो चाहे वो आईपीएस अफसर पूरन कुमार हो या एएसआई संदीप कुमार, इन दोनों की मौत की कड़ियों को जोड़ने वाली चीज़ एक है, और वो है 6 अक्टूबर को दर्ज रोहतक में एफआईआर। उस एफआईआर की सच्चाई अगर सामने आ गई, उस शराब कारोबारी प्रवीण बंसल की सच्चाई सामने आ गई, उस इल्ज़ाम की सच्चाई सामने आ गई, तो समझ लीजिए इन दोनों मौत का खुलासा बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हार जाएगी, एक भरोसा, और वो भरोसा ये कि क्या मरने वाला झूठ नहीं बोल सकता, क्या मरने वाला शख्स सिर्फ सच बोलता है। क्योंकि यहाँ दो मौत हुई है, दो ने आखिरी पन्ने लिखे हैं, दो ने आखिरी नोट लिखे हैं, लेकिन दोनों ने अलग अलग लिखे। दोनों ने ऐसे लिखे हैं कि इनमें से एक ही सच हो सकता है और एक झूठ। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह भ्रम टूट जाएगा कि मरने वाला शख्स झूठ नहीं बोल सकता। अब आगे क्या होता है, इसकी जांच कैसे जाती है, हरियाणा सरकार अब इन दोनों केस को कैसे हैंडल करती है, ये आपको अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक अपडेट ये भी कि अभी तक आज 14 अक्टूबर को भी आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, क्योंकि परिवार ने रजामंदी नहीं दी और उनकी शर्त अब भी यही है कि सिर्फ लंबी छुट्टी पर भेजने से काम नहीं चलेगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तार किया जाए, रोहतक के एसपी नरेंद्र को गिरफ्तार किया जाए, और यही वो दो अफसर हैं जिनको एएसआई संदीप कुमार ने मरने से पहले बेहद ईमानदार बताया। तो अजीब कश्मकश है इस पूरी कहानी में, देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। खैर, कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं उससे वही पहले अपना सिलसिला। आज कपिल कुमार गौतम, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कपिल। और ये भेजा है मनीष कुमार ने। इसके अलावा शोन, इनका भी आज बर्थडे है, शोन मेंडोंजा, तो हैप्पी बर्थडे शोन साहब। और ये भेजा है रीटा मेंडोंजा जी ने, उनके हस्बैंड हैं शोन।
प्रियांशी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियांशी। और ये सीताराम बरड़वाल, उन्होंने भेजा है, उनकी बेटियां हैं सीताराम जी की प्रियांशी। साथ ही आज कंचन चौवानी एंड कृष्णा चुगवानी, इन दोनों की एनिवर्सरी है। तो कंचन जी एंड कृष्णा जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक आपकी शादी की सालगिरह की, हैप्पी एनिवर्सरी। इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।